पिछले अभी जनवरी के महीने में 100% का प्रॉफिट था एक अंडे पे। आप यकीन नहीं मानोगे, 100% प्रॉफिट कौन सा बिजनेस देता है सर? कोई बिजनेस नहीं देता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हुसैन अली खान जी हैं, जो कि ब्रो पोल्ट्री नाम के यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सर, हम हमारे व्यूअर्स का कुछ सवाल है आपसे, तो हम आशा करते हैं कि आप क्लियर करेंगे कुछ उनके सवाल। हाँ हाँ। सर, पहला सवाल यही है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सर? देखो, मेरा यूट्यूब चैनल क्या है ना, मैं काफी जो है ना, आ, थोड़ा सा जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी बीएससी लास्ट ईयर में था, तो वही सारे नौजवानों की तरह मैं भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, 30,000 की नौकरी, 25,000 की नौकरी, उसमें था। तो लास्ट ईयर के बीएससी में थे हम लोग। तो उसमें क्या था कि उसमें थोड़ा सा जूलॉजी लिया हुआ था हमने, जूलॉजी और केमिस्ट्री लिया हुआ था। तो जो जूलॉजी वाला सब्जेक्ट था, उसके अंदर जो है ना, फिश फार्मिंग के बारे में था। तो फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ा, झींगा मछली के बारे में पढ़ा। उसका नेक्स्ट ही चैप्टर जो है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में था। तो पोल्ट्री फार्मिंग में मैंने देखा, इंटरेस्ट जताया कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। क्योंकि फिश फार्मिंग में क्या था, गड्ढा खोदो और गड्ढे उड्ढे, जितनी जमीन अपने पास थी नहीं। तो मुझे पोल्ट्री फार्मिंग ठीक लगा, तो मैं सोचा चलो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा पता होता किया कि इसकी ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या होती है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के इसमें घुसना भी ठीक नहीं था मेरे लिए। तो एक मुझे तमिलनाडु में पता चला सगुना वाले का, उसके बाद एक पता चला महाराष्ट्र में एक था। तो वहां पे लगभग लगभग 68,500 रुपीज उनकी फीस थी। तो वहां पे जाने से पहले जो है, मैंने अपना क्या, मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ, जिसके लिए इतना डेडिकेशन दिखा रहा हूँ, उसका क्या नाम होगा। तो उसका दावरू पोल्ट्री हमने नाम रखा। इसके साथ साथ ये था मुझे कि अपना तो मैं जो सीख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ, और मैं दूसरों को भी जो है इसके बारे में सिखाऊंगा। तो फिर मैंने जो है 2016 में 25 सितंबर के दिन अपना यूट्यूब चैनल बनाया। शुरू शुरू में मैं थोड़ी कम वीडियो डालता था, थोड़ा और भी क्या उसके, क्योंकि उस समय मेरी जॉब भी करना था मुझे। जॉब करने के साथ साथ मुझे उसमें वीडियो वीडियो डालने का उतना टाइम नहीं मिलता था। तो फिर जब मैं गया वहां पे, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट की, जब मैं पूरी तरीके से क्लियर हो गया, मुझे सारी चीजें समझ में आने शुरू हो गई, तो फिर मैंने वहां से अपना यूट्यूब चैनल तो पहले ही बना लिया था। उसके बाद उसको फिर आगे चल के 2017-18 में बहुत उसे आगे तक उसको पूरा कंप्लीट, मतलब रेगुलर वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने। जी, तो ऐसे नॉर्मल जो जानकारी है, किसी को अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम्म। स्टार्टिंग में कितने मुर्गियों से शुरुआत करनी चाहिए उन्हें? देखो, अगर बॉयलर का बिजनेस में आ रहा है वो, ठीक है, तो वो भले ही देखो, अगर बॉयलर का बिजनेस कर रहा है या लेयर का बिजनेस कर रहा है या देसी का बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस अगर आज के समय में अगर वो लाइव स्टॉक में कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, भाई तुमको आना है तो भले ही तुम 300 बर्ड से स्टार्ट करो। लेकिन 300 बर्ड जो तुम्हारे होने चाहिए ना, उनका प्लेसमेंट टाइमिंग अलग होना चाहिए। जैसे कि आज डाल दिया, 10 दिन बाद डाल दिया, फिर 10 दिन बाद डाल दिया, ताकि तुम्हारा जो नेक्स्ट मंथ है ना, वो रोटेशन में तुम्हारा बर्ड्स निकले, और तुम मार्केट के जो फ्लक्चुएशन है ना, उससे बचे रहो। क्या होता है इसमें, क्या होता है, मैं इसमें लोग पैसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, 1,000 10,000 का बर्ड बनवाया, एक ही फार्म बनवाया, और एक ही फार्म में भर के बच्चे डाल दिया, और एक ही फार्म में बच्चे डाल दिया। अब मान लो अभी आप बीच में बर्ड फ्लू का न्यूज आई, अब आप समझो हम्म। किसी फार्मर ने अभी ऐसा बच्चे डाले और बर्ड फ्लू की न्यूज आ गई, ठीक है, उसके सारे के सारे बच्चे जो है कौड़ियों के दाम पे गए, ठीक है। हाँ जी। उसके मतलब उसका तो फिर तो वो कभी जिंदगी में सोचेगा भी नहीं कि मुझे बर्ड फार्मिंग, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग करनी है। लेकिन अगर उसका वही 10,000 का फार्म होता और 2-2 हजार का या 3-3 हजार के गैप पे डाला होता, तो उसको नुकसान कितने का होता? सिर्फ 2,000 बर्ड्स का होता। अभी आप देखिए अभी कितना बढ़िया रेट है, ठीक है। हाँ जी। अभी के समय में उसके पास मुर्गे ही नहीं तैयार होंगे। तो अगर स्टार्ट करना है ना, छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन आप मल्टी बैचेस डालो, ठीक है। अगर मल्टी बैचेस नहीं डालोगे तो आपके लिए पोल्ट्री फार्मिंग नहीं है, आप इसमें जो है लॉस कर जाओगे। ओके। और सर, ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग का जो फेज होता है, उसमें बहुत लोग एक पर्पज के लिए करते हैं, कोई मीट पर्पज के लिए करते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा सही है? देखिए, दोनों भी बिजनेस सही है, ठीक है। एक एक पर्पस के लिए करने वालों की पॉकेट बहुत लंबी होनी चाहिए, ठीक है। वो मतलब आप ये समझे कि कोई गरीब किस घर का लड़का है, किसान लड़का है, वो सोचे कि मैं लेयर फार्मिंग करूंगा, एक फार्म बनवाऊंगा, मुर्गी अंडे देगी, वो करोड़ों बच्चे कमाऊंगा मैं, तो वो परेश रावल वाला हो जाएगा। वैसा हो कुछ नहीं जाए। होता, ठीक है। परेश रावल की तरह बोल रहा है कि ये एक मुर्गी अंडे देगी, मैं करोड़ों कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप लेयर फार्मिंग की तरफ जा सकते हो। और लेयर फार्मिंग की तरफ अगर जा रहे हो, अंडे फार्मिंग की तरफ आप जा रहे हो, तो आपका टाई अप होना चाहिए, आपकी पॉकेट बहुत हैवी होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मल पॉकेट वाले सिर्फ थोड़ा बहुत
मतलब ये ना जो मैनेज करके चलते हैं फार्मर, उनके लिए लेयर फार्मिंग नहीं, मतलब थोड़ी जेब भारी होनी चाहिए उनकी। पिछले अभी जनवरी के महीने में 100% का प्रॉफिट था एक अंडे पे। आप यकीन नहीं मानोगे, 100% प्रॉफिट कौन सा बिजनेस देता है सर? कोई बिजनेस नहीं देता। जी 100% का प्रॉफिट एक अंडे पे मिल रहा था। और आज के समय में लेयर वालों की हालत इतनी खराब है कि एक अंडे का पैसा नहीं निकल रहा है। समझो, 4 महीने पहले एक अंडे पे 100% का प्रॉफिट, और आज की डेट में एक अंडे का पैसा नहीं निकल रहा है लेयर फार्मर का। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। कहाँ पे हाँ आपने जी। एक अंडे पे 100% प्रॉफिट कमाया, और आज की डेट में आप एक अंडे का पैसा तक नहीं निकाल पा रहे। नहीं तो निकाल पा और रहे। इसी तरीके से बॉयलर बिजनेस में भी होता है। अभी के समय में रेट बहुत ही हाई है। रेट अभी अभी सावन स्टार्ट होगा, रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप बॉयलर करो, लेयर करो, मैंने पहले भी रिपीट किया, आपके पास रोटेशन होना चाहिए। अगर आपके पास रोटेशन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी कोई, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आपदा में अवसर होता है। तो हाँ जी आपदा बिल्कुल। में सच में अवसर होता है। ठीक है, आपदा में सच बोलूं बहुत अच्छा अवसर होता है। हर आपदा में अवसर होता है, बस उस अवसर को तराशने वाला होना चाहिए। अभी अंडे का दाम गिरा हुआ है, ठीक है, एक अंडे का रेट नहीं निकल रहा है। अगर किसी के पास बजट है, किसी के पास पैसे हैं, कोई पैसे वाला है, वो क्या कर सकता है, उस अंडे को कोल्ड स्टोरेज में रखवा सकता है। 3 से 4 महीने का कोल्ड स्टोरेज में रखवाने का खर्चा क्या आएगा, जो भी खर्चा आएगा वो पे कर देगा। और 3 से 4 महीने के बाद उसी अंडे पे उसको 50 to 60% प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आज अंडा जो आज का अंडा जो 3 रुपए से भी नीचे चल रहा है, कुछ समय के बाद वो अंडा 5 रुपए में बिकेगा, 5, 5.5 रुपए, 4.5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए तक बिकेगा। इसके साथ साथ जैसे कि अभी सावन का महीना आएगा और कुछ भी आएगा, तो कई सारे होते हैं जो जिनका सप्लाई होती है होटलों में। वो अच्छे से जो है, अच्छे से माल को काट के, जैसे कि मुर्गे का रेट बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो आपको क्या करना है, मुर्गे को काट के अच्छे से उसकी फिनिशिंग विनिशिंग करके एकदम अच्छे से साफ सुथरा करके पैकेट में पैक करके उसको आपको कोल्ड स्टोरेज में रखवा देना है। 2 महीने के अंदर जो मुर्गा आपने अभी 60 रुपए का कटवा के, 10 रुपया समझ लो ऊपर से दिया, 70 रुपए का कटवा के आपने कोल्ड स्टोरेज में दिया, 5 रुपया कोल्ड स्टोरेज का पैसा दिया, आपको जो है लगभग लगभग वो 35 से 40% प्रॉफिट देके जाएगा सिर्फ 2 महीने के अंदर। 2 महीने आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। सीधा आप बड़े बड़े होटल पकड़ो, ढाबा पकड़ो, सीधा उनको सप्लाई देना शुरू कर दो। 2 महीने के अंदर रेट ऊपर जाएगा और आपको जो है 40 to 50% पैसा 2 महीने के अंदर आपका रिटर्न हो जाता है। ओके। और सर जैसे कोई किसान जो ये सपोज ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, तो जो जमीन जो होती है उसका क्या रोल होता है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जमीन इस देखो, फील्ड में? अगर वो उसकी खुद की जमीन है, ठीक हाँ है, जी। अगर उसके पास खुद की जमीन पड़ी हुई है, तो फिर तो भाई उसकी आड़ी तिरछी कैसे भी जमीन हो, जमीन जमीन होती है, वो उस पर फार्मिंग कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी आना चाहता है, उसके पास जमीन वमीन नहीं है, जमीन वमीन खरीदना चाहता है, तो थोड़ा सा एरिया से हट के जमीन ले, जिस जमीन पे खेती होती ना हो, तो मतलब जिसके पास है वो तो जैसी भी जमीन है उसको यूज करनी है, वो तो यूज करेगा, वो तो नहीं खरीदने वाला। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास जमीन नहीं है, उसको जमीन खरीद के फार्मिंग करनी है, तो उसके लिए तो यही रहता है, रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप ऐसी फार्मिंग पे, ऐसी जमीन पे फार्मिंग करो जिस जमीन पे खेती ना होती। और सर वो बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, तो जो वेंटिलेशन या फिर वो पर्दे वर्दे जिससे कवर होते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज में? देखिए, वेंटिलेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, देखिए, आप कितना भी अच्छा फीड दे दो, ठीक है, आप उसको 3 चीज अपने बर्ड को जो है, मतलब फीड के अंदर आप 3 चीज नहीं डाल सकते। एक हवा नहीं डाल सकते, एक पानी नहीं डाल सकते, और एक जगह नहीं डाल सकते। तो हवा, पानी और जगह, ये आपको उनको अलग से देना है। पानी पानी तो आपको देना ही है ड्रिंकर में। हवा यानी कि वेंटिलेशन हो गया, और जगह हो गया स्पेस मैनेजमेंट। तो हवा, पानी, जगह, ये 3 चीज आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को फीड में, वो चीज आप अपने फीड में डाल के नहीं दे सकते, तो उनको आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना। पानी आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए, 500 टीडीएस तक भी है, 100 से 500 टीडीएस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पीएच आप देख लीजिए, कई लोगों का क्या होता है, पीएच ऑलरेडी कम होता है, पीएच उनके फार्म का 6 होता है, लेकिन उनको क्या होता है, किसी ने बोल दिया वाटर से मतलब ये एसिडिफायर डाल दो, वो एसिडिफायर डाल के वाटर का पीएच 4 कर देते हैं। तो 100-200 की चीजें आती है, वो एक बार चेक कर लें। तो हवा, पानी और जगह, ये 3 चीजें हैं। तो हवा के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ जगह जो है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको आपको ये देख के नहीं देखना है कि ये वेंकिस का चार्ट है, ये सगुना का चार्ट है, सगुना ने बोला है 7 दिन पे जगह बढ़ाओ, वेंकिस ने बोला है 5 दिन पे जगह बढ़ाओ, कुछ नहीं, आपको ये सब नहीं देखना। क्या आपके बर्ड को, आप जब अपना बर्ड देख रहे हो, आप अपने फार्म के अंदर घुसे और आपको लगता है कि आपके बर्ड की जगह कम है, तो वेंकिस का चार्ट कुछ भी कहने दो, सगुना का चार्ट भी कुछ भी कहने दो, उनकी जगह आपको बढ़ाना है।
महक जो होती है वो, जब हम्म। वेंटिलेशन सही नहीं होता है तो महक आती है, तो उसमें आपको लीटर मैनेजमेंट और सारा मैनेजमेंट करके आपको ठीक रखना है। फार्म बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है तो एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं बड़ा वाला। तो ये सब करके आपको ये 3 चीज जो मैंने बोला, हवा पानी और जगह, इसे आपको अपना परफेक्ट रखना होगा। और जो सेड सपोज हमने तैयार कर दिया पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, चिक्स हमने डाल दिया, तो उसमें जो लाइट फैक्टर है वो क्या, उसमें चिक्स से उससे क्या फायदा मिलता है लाइट फैक्टर से? कई लोगों के फार्म में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल लाइट लगा देंगे बीचों बीच में, और बीचों बीच में लगा देंगे और बीच में उजाला है, बाकी पूरा किनारे किनारे पूरा वर्ड में अंधेरा है या अंधेरा फिर है। कम रोशनी है। तो फिर रात में क्या होता है, दिन में आपका मैनेजमेंट ठीक है, दिन में आपका स्पेस मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन रात में आके जो है ना वो ओवर क्राउडिंग में बदल जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे एक जगह पे बैठ रहे हैं तो वो ओवर क्राउडिंग हो गई। तो लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से रखें ताकि पूरे फार्म में जो है बढ़िया लाइट रहे। हम्म। और सर जैसे चिक्स वगैरह हैं, उन्हें अलग अलग सीजन वाइज भी तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नॉर्मल चिक हो गए या फिर हेंस हो गए, तो देखो सीजन भी नॉर्मल बहुत ज्यादा चिक्स रोल। में, हाँ ये थोड़ा बहुत तो रहता है, हर सीजन का थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डिसएडवांटेज रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं यार गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है इस वजह से बच्चे नहीं डालेंगे, ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है इस वजह से बच्चे नहीं डालेंगे, बारिश में बारिश होती है बच्चे नहीं डालेंगे। भाई बच्चे कब डालोगे तुम? तो हर सीजन के एक अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन उसको हमें लेके चलना होता है। उसे मैनेजमेंट, जो सेड मैनेजमेंट है वो हमें ठीक करके वो सारी चीजें खत्म करनी होती हैं। और जैसा सर आपने बोला कि आपने बहुत ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करने पर बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी की, तो हम हमें जितना जानकारी है कि आप एक बुक से रिलेटेड भी कुछ आपने लिखा है, तो उस बुक के बारे जी में जी, थोड़ा बताएंगे हमें? ये सर ये मेरी बुक है, बॉयलर और देसी फार्मिंग। ठीक है। हाँ जी एक्चुअली सर। ये बुक लिखने का रीजन क्या था, इसको ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी, बॉयलर और देसी फार्मिंग के नाम से। तो इस बुक का लिखने का रीजन ये था ना कि जैसे कि बहुत सारी बुक हैं इंडिया में जो है, आप देखोगे ना ज्यादातर बुक जो है किसी फॉरेनर ने लिख के रखी है, वो इंग्लिश में है। अब फॉरेनर की बुक है, उसने हमारे देश के बर्ड्स के बारे में लिखा ही नहीं है, वो तो अपने देश के बर्ड्स, मैं हाँ इंडियन हूँ, मैंने ये बुक लिखी है, मैंने अपने देश के बुक बर्ड्स के हाँ जी बारे हाँ में जी। लिखी है ना। मैं अमेरिका के बर्ड्स के बारे में थोड़ी ना लिखूंगा। अब अमेरिका के राइटर की बुक्स आप पढ़ोगे तो अमेरिका वाला तो अमेरिका के बारे में लिखेगा। हम्म। और इसके साथ साथ एक था कि इसमें और भी दिक्कत थी कि आ, हिंदी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश में तो फिर भी अगर कोई इंग्लिश पढ़ता है तो फॉरेनर की बुक मिल जाएगी, चल जाएगा, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में कोई ढंग की बुक नहीं थी। और हिंदी लैंग्वेज की अगर आप पोल्ट्री बुक पढ़ेंगे ना तो सिर दर्द दे देगा, आपको दवा खा के पढ़नी पड़ेगी, इतना कठिन 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 हिंदी और पता नहीं कहाँ कहाँ से घुसा रहे हैं। और इस बुक में जो भी बीमारी आती है, ठंडी का मैनेजमेंट, गर्मी का मैनेजमेंट, बरसात का मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट की सारी जान, मतलब एक बॉयलर फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी A to Z इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो एक हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में इसमें लिखा गया है। और सर ये जो खाना जो हम देते हैं वो चूजों को, वो खाना में किस तरह का खाना देना चाहिए स्टार्टिंग फेज में, और फिर जब वो बड़े हो जाए तो क्या हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने चाहिए उसमें कि नहीं? अब देखो उसमें चेंजेस तो होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा, अभी आपके पास एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, तो यानी कि छोटा बच्चा आ रहा है यानी कि उसको चाहिए, जैसे कि अपने घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको एनर्जी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, उसको प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो पहला जब बच्चा आता है तो उसे हम प्री स्टार्टर फीड देते हैं। जब प्री स्टार्टर फीड देते हैं ना तो उसको प्री स्टार्टर मतलब उसको एनर्जी रिच, सॉरी प्रोटीन रिच फीड होना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी जो है ना, उस समय उसकी बॉडी बन रही होती है। एनर्जी किस लिए चाहिए? एनर्जी हमें बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लेकिन हमें अगर अपने ख्याल से बिल्ड करनी, बॉडी बिल्ड करनी है तो हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमें प्री स्टार्टर जो हम देते हैं उसमें प्रोटीन रिच फीड होता है, उसके उसमें एनर्जी सबसे कम होती है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 12 दिन का हो गया, तो हम उसे स्टार्टर फीड देना शुरू करते हैं। उसमें जो है प्रोटीन थोड़ा सा कम हो जाती है, एनर्जी थोड़ा सा हाई हो जाती है, और लास्ट में हम उसे जाके फिनिशर फीड देते हैं। तो जैसे जैसे बॉयलर जब बड़ा हो जाता है तो उसको एनर्जी बहुत ही ज्यादा उसको दी जाती है और उसका प्रोटीन थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट में भी जो है फिनिशर फीड सबसे सस्ता आता है और प्री स्टार्टर फीड सबसे महंगा आता है। सर जैसे नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नॉर्मल वर्ल्ड है, हमारा वर्ल्ड बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है आजकल, तो ये जी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड जो मशीन्स बन रही हैं, तो वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं इस फील्ड में? काम जो है वो इजी हो जा रहा है या फिर वैसे? काफी काफी इजी हो रहा है। जैसे कि अभी ऑटोमेटिक फीडिंग आ गया, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग आ गया, लेयर में काफी पुराना, ये तो काफी पुराने हो गए ना, काफी हाँ जी। पुराने ये सब हो गया। मतलब ये पोल्ट्री में जो है ना ऑटोमेटिक फीडिंग वूडिंग जो है ये बहुत ही पुराना हो गया। ऑटोमेटिक एग कलेक्शन हो गया, ऑटोमेटिक लिफ्टिंग हो गया। तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप लेबर पे डिपेंडेंसी आपका खत्म होगा, कम होगा, उतना ज्यादा आप इफेक्टिव होगे।
जैसे कि अभी कई सारे इंडिया में फार्म है जिसमें जो है अभी एक 5,000 का अगर आपके पास फार्म है ना लेयर का, आपको उसमें अंडे कलेक्ट करना है तो 2 से 3 लोग लग जाएंगे अंडे कलेक्ट करने में। अंडे कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, और अब मुर्गी कुछ कुछ टाइम के बाद अंडे दी जा रही है। और वहीं पे अगर आपका मुश्किल से 15 से 20 हजार का लेयर फार्म हो गया ना, तो 4-5 लेबर रखने पड़ जाएंगे आपको, वो भी परिवार, 4-5 जोड़ी, यानी कि हाँ 10 हाँ, बंदे रखने पड़ जाएंगे, 10 बंद। प्लस उनके बच्चे अलग से रहेंगे। और वहीं पे अगर आपका ये ऑटोमेट पे है, मतलब ये सारे अंडे ऑटोमेटिक कलेक्ट हो रहे हैं आपके पास, आपने बेल्ट लगा दिया, ऑटोमेटिक कलेक्ट हो रहे हैं, तो आप अगर 2 बंदा भी रख लोगे ना, तो वो 2 बंदा सारे के सारे अंडे जो है ना सेट कर देगा, आपको ज्यादा बंदों की रखने की जरूरत नहीं। फीडिंग ऑटोमेटिक कर दोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं। और जब ज्यादा बंदे की जरूरत पड़ेगी तो आप मार्केट से जाके एक दिन वाले जो दिहाड़ी मजदूर मिलते हैं, आप उनको लाके अपना काम करवा सकते हो। एक तो प्रोफेशनल जो लेबर है वो तो रहेगा ही यार। और हम्म। लेबर भागता क्यों है? लेबर भागता है जब उसके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ऑटोमेशन से क्या होता है कि लेबर के ऊपर का जो पड़ने वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है। और जब, अब आप समझो ना, पोल्ट्री फार्मिंग इतना बढ़िया बिजनेस है ना, आपको बताऊं, कोई भी अगर लेबर है ना, लेबर भी जानता है इससे बढ़िया बिजनेस नहीं। सर जैसे आपने बताया कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, तो जी। अगर कोई नया, जैसे यंग जनरेशन हमारे, वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब करियर के पीछे जाते हैं, अगर कोई इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए क्या स्कोप है, फ्यूचर स्कोप वगैरह? हाँ, तो अभी देखो, और जैसे बाकी के जो कैरियर ऑप्शन है ना, उसी तरीके से ये भी कैरियर ऑप्शन है, वो भी एक तरीके से बूमिंग स्टेज में है। जैसे कि आप कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं कि इंडिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जितने भी इंडियंस है, 5 में से 3 इंडियंस जो है प्रोटीन, उनमें 5 में से 3 इंडियंस में प्रोटीन की कमी है, 4 इंडियन में प्रोटीन की कमी है। तो एक तरीके से ये आप प्रोटीन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दोगे, और आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। अगर एक आदमी जो है एक साल में जो है ना, अगर वो मान लो एक साल में सिर्फ वो 25 अंडा खाता है ना, अगर उसने 25 की जगह 26 अंडा खाना शुरू कर दिया ना एक साल में, तो उसके एक अंडा खाने की वजह से कम भारत में 10,000 से ज्यादा जो है नौकरी जनरेट हो सकती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। हाँ जी तो इसकी बिल्कुल। वजह उसके बाद जो है, मीट कंजम्पशन में भी हमारा देश बहुत पीछे है। सब लोग बोलते हैं मीट कंजम्पशन मत करो, मीट कंजम्पशन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, आप अपना एक तरीके से चलाओ। आप ये सोचो कि जो लोग ये बोलते हैं कि मीट खाना बुरा है, मीट खाना बुरा है, शाकाहारी हो जाओ, ठीक है, अगर आप शाकाहारी होना चाहते हो, मुबारक हो, आप शाकाहारी हो जाओ। लेकिन आप ये सोचो कि शाकाहारी होना क्या आपको वर्थ इट है आपके देश के लिए? अगर मान लो चलो पूरा इंडिया शाकाहारी हो गया, जो सोया मील पड़ी हुई है ना, उनके पास जो वेस्टेज है, सोया डीओसी का वेस्टेज कहाँ पे जाएगा? सोया डीओसी का 50%, जितना भी इंडिया में सोया डीओसी होता है उसका 50 to 60% अकेले पोल्ट्री कंजम्पशन करता है। बाकी डेयरी वोरी तो अभी जोड़ ही नहीं, डेयरी हाँ बिजनेस तो जी। जोड़ा ही नहीं मैंने। सिर्फ पोल्ट्री में 60% जाता है। मक्का हो गया, मक्का इंडिया में 60-70% सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री में खपत है। तो ये जो 60-70% है, आप भेजोगे कहाँ पे? नहीं, दूसरे वो देश भी एक वालों के इशू पास हो भेजोगे, जाएगी। उनके पास तो पहले से ही है। हाँ और जी, हाँ जी। बाकी का जो भी है अलग अलग जो वेस्टेज है, वो मुर्गी खा के एक आपको बढ़िया क्वालिटी का मीट और बढ़िया क्वालिटी का अंडा प्रोवाइड करती है। हाँ जी। तो आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसी के साथ हम अपने सवाल खत्म करते हैं। तो हमें अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हुसैन जी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, ब्रो पोल्ट्री नाम से। तो अगर आप कुछ पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो प्लीज इनके चैनल को विजिट कीजिए। धन्यवाद सर।